जैसे जैसे 3 जून का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में आंदोलन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि 3 जून को करना क्या है। पूरे देश में जुनून व उत्साह का वातावरण है। आज प्रातः स्वामी रामदेव जी महाराज ने आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में पत्रकारों के माध्यम से सभी भारतीयों को अवगत कराते हुए बताया। दुनिया के इतिहास में भारत जितनी लूट कहीं पर नहीं, और वो भी मात्र पिछले 65 सालों में। ये तो विदेशी लुटेरे पहले भारत को लूटते थे, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह से लेकर के विदेशी लुटेरों की एक बहुत बड़ी फरहिस्त है। लेकिन देसी लुटेरे तो उन्होंने तो लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पिछले 10 सालों में जो हिंदुस्तान में लूट हुई है वो तो इस कदर गदर मचाया है कि जब इस लूट के आंकड़े सुनते हैं तो खून खोल उठता है कि अब हिंदुस्तान पूरा बेच दिया इन बेईमान लोगों ने। और जब कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को मत लूटो, ये मात्र किसी पार्टी की जागीर नहीं है, ये मात्र किसी कुल खानदान या किसी सरकार की जागीर नहीं है, तो 121 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है। जब उन भ्रष्टों को भ्रष्ट कहते हैं, उन बेईमानों को बेईमान कहते हैं, पूरा देश जिन्होंने लूट लिया उनको लुटेरे और ठग कहते हैं, तब वे तिल मिला उठते हैं, कहते हमको भ्रष्ट, बेईमान, चोर, गद्दार क्यों कहा। और उन्हीं पार्टी के ही लोग अपने आप को और दूसरे सांसदों को भी भ्रष्ट बताते कि हम लोग संसद में भी झूठ बोलते हैं और संसद के बाहर भी झूठ बोलते हैं। एक ईमानदार प्रधानमंत्री की आड़ में जो घोटाले किए, अब उससे तो एक घोटालों का और नया इतिहास बन गया। ईमानदारी और बेईमानी के पैरामीटर सरकार ने बदल दिए। जिसकी नाक के नीचे 1,70,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, हजारों करोड़ रुपए का आदर्श सोसाइटी घोटाले से लेकर के सेना में टाटा ट्रक से लेकर के हर विभाग में घोटालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त जुड़ी हुई है। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री के अधीन जो कोल मंत्रालय था 2004 से लेकर के 6 से लेकर के 9-10 तक, उस मंत्रालय में करीब 50 बिलियन टन कोयला कुछ 10-12 बड़ी कंपनियों को दे दिया गया कौड़ियों के भाव, अर्थात करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला की खदानें बिना किसी टेंडर के ऑक्शन के दे दी गई, अलॉट कर दी गई। कैग ने कहा कि इसमें 10,67,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तब सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा ये घोटाला नहीं, ये घाटा हुआ है, ये मिसमैनेजमेंट हुआ है। कैग कहता है कि 10,67,000 करोड़ रुपए की तो रॉयल्टी का ही नुकसान हुआ है। एक्चुअल घोटाला 200 लाख करोड़ रुपए का है। जिसकी नाक के नीचे 200 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है वो यदि ईमानदार कहलाता है तो फिर बेईमान कौन होगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी कोई ईमानदार कहे तो कह सकता है, राजनीतिक रूप से वो महा बेईमान है। और उसके बाद यदि कोई देश को बचाने की बात करे, काला धन लाने की बात करे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करे और अंग्रेजों के वक्त से चले आए इन कानूनों में बदलाव की बात करे, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, चाहे पुलिस एक्ट हो, चाहे और तमाम वो काले कानून जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए, तबाह और बर्बाद करने के लिए बनाए थे, वही 34,735 कानून और उसमें थोड़ा एडिशन करके करीब 1 लाख कानून बना दिए गए। और कानून की आड़ में देश में जो कुछ हो रहा है, मैंने बड़े लोगों के ऊपर कोई कानून काम नहीं करता और छोटे लोगों को कानून की आड़ में सताया जाता है। तो हमने आह्वान किया है कि आओ 3 जून को अब दिल्ली की ओर चलो। और 3 जून को कोई घरों में नहीं रहेगा। घरों से बाहर निकल करके बतला दो कि कुछ लोग यदि देश को बेचने में लगे हो तो करोड़ों लोग देश को बचाने के लिए खड़े हो गए। अब हम संख्या की बात तो नहीं करते कि कितने लोग दिल्ली जाएंगे, क्योंकि संख्या में उलझा करके ये फिर और कोई कुचक्र रचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे और दमन चक्र चलाएंगे। जो चलाएं सो चलाने दो। लेकिन
अब ये 3 जून से करोड़ों लोग अपने घरों से निकलेंगे, कुछ जिले स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। हमने मुख्य रूप से 2 टारगेट रखे हुए हैं, प्रत्येक स्टेट की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास का हरियाणा तो पूरा का पूरा, कुछ एरिया पंजाब का, कुछ एरिया हिमाचल का, उत्तराखंड का और कुछ राजस्थान और मध्य प्रदेश का, वो सब दिल्ली की ओर आएंगे। जितने लोगों को जंतर मंतर जाने देंगे उतने लोग जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और फिर जिसको जहां रोकेंगे वहां रुकेंगे, वही धरना देंगे। यदि गिरफ्तार करेंगे तो वहां गिरफ्तारी देंगे। सबसे हमने आह्वान किया, कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई जो है पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा। हमें अहिंसात्मक तरीके से इस संवैधानिक लड़ाई को लड़ना है। पिछली बार भी सरकार ने क्रूरता बर्बरता की, जुल्म किए, जातियां की, सारे संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया और पहले हमारी हत्या आतंकवादी करना चाहते हैं ऐसा एक ईमेल मीडिया को भेजा गया, उसका प्रूफ है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की। हमने पिछली बार एक निश्चय किया कि इन जालिमों के हाथों मरना बहादुरी का काम नहीं। हाँ, गोली मारनी है तो सीने पर मारो, ये पीठ पीछे से मार करके हत्या करके और उसको हादसा बता देने की इनकी पूरी योजना थी, उसमें नाकाम हो गए। इसलिए जो है अपने उन नादान कार्यकर्ताओं से जो अपने कुल वंश खानदान और देश पर भी दाग लगाते हैं कि दावा के रोज पुतले जलाते हैं, कहीं ना कहीं काले झंडे दिखाते हैं। हरियाणा में तो नहीं दिखाई गई, गनीमत है। इस बार भी अहिंसात्मक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन इनके जितने भी षड्यंत्र हैं, चक्रव्यूह है, उसके अनुसार हमने पूरी कार्य योजना तैयार की है। तो 3 जून से ये यात्रा शुरू हो जाएगी और अगस्त तक आर पार की लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। और मुख्य एक ही डिमांड है हमारी कि काले धन के 3 मुख्य अड्डे हैं। एक विदेशों में जमा है, इलीगल एसेट और इलीगल मनी के रूप में बैंकों में, और वहां पर इन्होंने लैंड से लेकर के तमाम और इलीगल एसेट्स इकट्ठे किए हुए। एक देश के अंदर आ चुका है। देश के अंदर काले धन का सबसे ज्यादा निवेशक गोल्ड में करीब 1 लाख टन सोना है, करीब 300 लाख करोड़ रुपए की कीमत का, और वो यूजलेस एसेट हो गया एक तरह से। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते ब्लॉक मनी के रूप में, ब्लैक मनी ब्लॉक मनी हो गया। 1 लाख टन सोना और वो यूजलेस पड़ा है। फिर उस काले धन का दुरुपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद को बढ़ाने में, राजनीति में वोट खरीदने में, फिर एमएलए एमपी खरीदने में, और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब कुछ खरीदे जा रहे हैं आज हिंदुस्तान में। राजनीति में उस काले धन का दुरुपयोग, नक्सलवाद, माओवाद में उस काले धन से असले खरीद करके 1 लाख से ज्यादा आजादी के बाद ही हमारे निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई है। फिर उस काले धन का ड्रग्स में, उस काले धन का फिर लैंड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में और काला बाजारी में उसका प्रयोग करके महंगाई को बढ़ाते हैं। ये काला धन एक बाहर एक भीतर, और एक आ चुका है ऑफिशियली, इसको बोलते हैं एफडीआई। हम कहते हैं हमारी चलो सारी बातें मानने में देर होती है, तो एक बात मान लो, वो ये कि एफडीआई के नाम पर जो करीब देश में 20 लाख करोड़ रुपए आया है, उसके असली मालिकों का नाम बता दो, सारा हिसाब किताब साफ हो जाएगा। 80 से 90% एफडीआई के नाम पर आया हुआ पैसा काला धन है, और उसमें जो है बेईमान लोगों का पैसा है। और ये जो काला धन लेकर के आए, इन्हीं लोगों का और बाहर पैसा जमा, और उन्हीं लोगों ने यहां पर गोल्ड से लेकर के लैंड से लेकर के सभी काले कारोबारों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लोग कहते बाबा रास्ता कहां से खुलेगा? रास्ता एफडीआई से खुलेगा। एफडीआई में जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए आया है, उसके मालिकों के नाम बता दो, और एक देश में 2 कानून नहीं चला करते। आपके और हमारे पास में भी 20 लाख रुपए भी है तो तुरंत इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे विभागों के नोटिस आएंगे, हमसे पूछेंगे कि बताओ कहां से लाए। हमसे तो 20 लाख रुपए का भी हिसाब पूछते हैं, और नहीं बताए तो जेल में ठोक देते हैं। और 20 लाख रुपए यदि मिल जाए हमारे पास में बैंक में कहीं पर भी, और उसका सोर्स ना बता पाए,
तो वो तो जब्त करते ही हैं, इसमें 3 गुना कम से पेनल्टी लगा सकते हैं। और अपने आप 20 लाख करोड़ रुपए लाए, उसका मालिकों का नाम भी नहीं बताते। इसका मतलब सीधा सा है, वो चोरों का पैसा। नहीं तो यदि वो पैसा गलत लोगों का नहीं है तो उसके मालिकों के नाम बताने में हर्ज क्या है। और वो जो पैसा है वह 20 लाख करोड़, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देते एक तरह से, क्योंकि ऐसे कानून बना दिए शेयर मार्केट के कि 1 साल तक आप यदि शेयर इन्वेस्ट इसको वापस से इसको खरीद फरोख्त नहीं करते तो 1 साल के बाद में आप कैपिटल गेन भी टैक्स नहीं लगता। तो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान की तबाही कर रहे हैं और सच्चाई को छिपा रहे हैं। तो हम इस बात के बिना तो ये आंदोलन इस बार खत्म होगा ही नहीं कि भाई ये तो बताना ही पड़ेगा तुमको, और वो बता दिया ना तो एक काले धन की चाबी मिल जाएगी। ये श्वेत पत्र देश के साथ धोखा, विश्वासघात है, झूठ नहीं, महाझूठ है। काले धन के स्रोतों के बारे में, काले धन की मात्रा के बारे में, उसको वापस लाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर के बारे में इस सरकार ने सरासर झूठ बोला है। कहते हैं सफेद झूठ, श्वेत पत्र माने सफेद झूठ। इनको शर्म नहीं आती कि हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ हैं, समझते नहीं। पहले 70 से ज्यादा देशों के साथ संधि का ढोंग रचा कि हम संधि कर रहे हैं, और संधि कर ली। 2011 से पहले जो पैसा बाहर गया उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो तुम्हारे बाप का पैसा है, ये हिंदुस्तान का पैसा तुमने लूटा, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके, भूल समुदायों को लूट करके और देश के विकास के पैसे को लूट करके बाहर जमा किया। और अब बाद में अब ये श्वेत पत्र लेकर के आए, इसमें लिपापोती कर दी, बोला हाँ कुछ पैसा बाहर है, स्विट्जरलैंड से कुछ पैसा शिफ्ट हो गया। अच्छा, इनने को पूछे कि पहले 26,000 करोड़ रुपए था, अब 9,000 करोड़ रुपए हो गया। इनने जब ये ले रहा है कि इतना था इतना हो गया, तो ये भी तो बोला होगा कितना है। और बात इतनी नहीं है, उसकी मात्रा के बारे में इतना झूठ बोलते हैं। आज किसी भी हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, और इसका तो बहुत आसान है अनुमान लगाना। इसके बाद स्रोत भी है कि देश में गोल्ड कितना है, 1 लाख टन गोल्ड है देश के अंदर। 300 लाख रुपए आया कहां से? ये सारा भ्रष्टाचार का पैसा है, इसमें 80 से 90%, ईमानदारी का तो 10 से 20% होगा सब लोगों के पास। और सीधी सी बात मैं तो ये कहता हूं, श्वेत पत्र हम तब मानते कम से कम, मैंने पिछली बार भी प्रणब मुखर्जी साहब को कहा, मैंने कहा चलो आपको और बाकी चीजों में आपको दिक्कत आ रही है, जो मॉरिशस रूट से पैसा आया उसी का रूट बता दो। Who is the ultimate beneficiary of this money? Who is the ultimate owner of this money? पैसा आ रहा है और उसके बारे में, मालिकों के बारे में बताइए। ये कितना बड़ा है, ये देश के लोगों को पता ही नहीं है। हमारे पास में जो इधर उधर के स्रोतों से आती है सूचियां, हम उनको फिर रख दे, फिर कहेंगे इसकी प्रामाणिकता क्या है? एक महीने में झूठ बोलते हैं, तो क्षमा बजाय जाहिर करेंगे। मैंने बोली हम कोई सूची जारी करें, हमारे पास तो बहुत लोगों ने सूचियां दे रखी है, लेकिन ये तो तुरंत, अब संजय ने भी तो सूची जारी की, डिनाई करते हैं कि नहीं करते? 1 मिनट में करें, बोली सब झूठ है। तो एफडीआई में जो पैसा है वो तो सच है, उसकी तो सूची बता दो। वो तो सरकार के 1 मिनट में रूल बना सकती है कि जो भी मॉरिशस से रूट से पैसा आया है उसके असली मालिक कौन है, क्योंकि अभी उसमें मालिकों के बारे में पूछा नहीं जाता। एक सेल कंपनी होती है, उसके एक मैंने जो पैसा जाता है, कौन मालिक है, किसका है, क्या लेना देना है, कुछ नहीं। इतना बड़ा झूठ। अच्छा, आतंकवादी ने तुरंत आतंकवादी मान ले, तो उसके ऊपर कोई फाइन नहीं होगी। आतंकवादी के ऊपर कोई केस चलाने की जरूरत नहीं, नक्सलवादी पर कोई केस चलाने की जरूरत नहीं, आतंकवादी नक्सलवादी। और बाबा को इन्होंने तो घोषित कर रखा है एंटी नेशनल एलिमेंट है। तो ये जिसके ऊपर नेता ने जिसके ऊपर आरोप लगाई वो अपराधी, और नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाई वो अपराधी। अपराधी की नई डेफिनेशन हिंदुस्तान में खड़ी हो गई है। वर्तमान स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने देश और देश की भलाई, तरक्की, खुशहाली के लिए यदि मजबूती से काम नहीं किया, काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में इन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाए, तो काल के प्रवाह में अपने आप एक विकल्प खड़ा होता है। ये समय की नियति होती है, इसको कोई तय नहीं कर पाया। रामदेव उसको अगुवाई करेंगे। हम तो परिवर्तन की अगुवाई, हमारा तो काम ही है खूंटे ठोकना। देश के एक्टर और एक्ट्रेस और साथ में क्रिकेटर्स, जिनको यूथ अपना रोल मॉडल मान लेता है, आइकॉन मान लेता है, अभियान के कारण से। जैसे हमारे असली आइकॉन तो भगवान राम कृष्ण और हनुमान जी और हमारे वो वीर वीरांगना शिक्षिकाएं हैं, परंतु
वर्तमान में जिनको यूथ ने अपना रोल मॉडल मान लिया है वो बिकाऊ माल है। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कोका कोला पेप्सी थम्सअप वाले दे लें वो पकड़ लें, सोडा वाला दे दे, दारू वाला दे ले वो पकड़ लें, और कोई विदेशी कंपनी चाहे वो एडिडास है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो सिबागाईगी है, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे वो कोलगेट पेप्सोडेंट है, कोई भी विदेशी किसी को कंपनी किसी भी हमारे स्वदेशी खिलाड़ी को खरीद सकती है। बस बोली सबकी अलग अलग है, बिकाऊ माल है पूरा। बिकाऊ माल के चर्चे में तो देश के एक्टर एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, भाई इतने बिकाऊ मत हो जाओ कि विदेशी कंपनी के हाथों में बिक जाओ और देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र जो विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में फैलाना चाहती है तुम उसको ताकत दो। पहले हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता था। इनको कोई पैसे की कमी है क्रिकेटर्स को, कोई एक्टर एक्ट्रेस को पैसे की कमी है, कुछ असूल जैसे कुछ खिलाड़ियों ने बना रखे हैं भाई हम नशे का विज्ञापन नहीं करेंगे। ऐसे ही खिलाड़ियों को स्वदेशी के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम विदेशी कंपनियों का विज्ञापन नहीं करेंगे, तो ये हिंदुस्तान आर्थिक गुलामी से मुक्त हो सकता है। देखो ये जो सरकार चल रही है पहले देश को मारेगी, ये मार रही है, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार, और फिर खुद मरेगी। तो ये अमरबेल की तरह है ये सरकार। अमरबेल जैसे जिस पेड़ पर चढ़ा है ना पहले उस पेड़ ने मारा है और फिर खुद मरा। माना कि काला धन वापस दिलाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन ये भी सत्य है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। 121 करोड़ भारतीय जब अहिंसात्मक व लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगेंगे तो सरकार को वो देना ही पड़ेगा। हमें पूरी निर्भयता, समग्र पराक्रम व पूर्ण अनुशासन में रहकर इस पूरे अभियान को अहिंसात्मक व लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना है। हमला चाहे जैसा भी हो हमारा हाथ नहीं उठेगा। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई काले धन के लिए सरकार से है। अराजकता व अशांतिपूर्ण तरीके से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, अतः हमें हर कीमत पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना है। आंदोलन के दौरान का वो समय बहुत नाजुक समय होता है। उस समय किसको क्या करना है और आंदोलन की क्या रणनीति होगी, ये सब जानने के लिए आप 022-330-811-22 पर मिस कॉल अवश्य करें। जो लोग पिछले वर्ष से लेकर अभी तक इस नंबर पर मिस कॉल कर चुके हैं वे दोबारा मिस कॉल ना करें।